डियर स्टूडेंट्स, मैं रामकृष्ण सर, आवासीय आईडी पब्लिक स्कूल लेसना। आज हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद जैसे वक्रता, केंद्र वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी, दर्पण का द्वारक, इन सभी बिंदुओं को पढ़ेंगे। तो जिसमें पहला टॉपिक है हम लोगों का अवतल दर्पण का उपयोग, यूजेज ऑफ कनकैव मिरर। अवतल दर्पण का उपयोग, यूजेज ऑफ कनकैव मिरर। देखिए, उत्तल दर्पण का पहला उपयोग है, इसका उपयोग सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। जैसे सोलर कुकर में हम लोग खाना बनाते हैं, तो इस कुकर के ऊपर में सोलर प्लेट सेट किया हुआ रहता है और उसके सोलर प्लेट के बगल में 90 डिग्री के एंगल पर हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण को फिक्स कर देते हैं। और जैसे ही सूर्य के प्रकाश की किरण आती है, तो उस दर्पण से परावर्तन होने के बाद सोलर प्लेट पर पड़ती है और उसके बाद उसमें भोजन बनकर तैयार हो जाता है। तो पहला उपयोग हम लोग जान लिया अवतल दर्पण का, जो इसका उपयोग सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग है, इसका उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है। हजामती अर्थात जैसे हम लोग सैलून में बाल दाढ़ी बनाते हैं, तो वहां पर देखते हैं जो दर्पण लगा रहता है, वह कौन सा दर्पण रहता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसलिए लगाया जाता है कि वह प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाता है, जिससे हजामती में सुविधा होती है। तीसरा है, इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र अर्थात रोगियों के कान देखने में किया जाता है, जिससे क्या होता है, इससे अंदर की कान के अंदर वाले भाग को भी आसानी से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चौथा है, इसका उपयोग परावर्तक दूरबीन के रूप में किया जाता है। परावर्तिक दूरबीन में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, पांचवा उपयोग है, इसका उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट अर्थात गाड़ी का जो आगे वाला लाइट होता है, उस हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। टेबल लैंप में किया जाता है, टॉर्च इत्यादि में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से अवतल दर्पण का 5 उपयोग हम लोग जान लिए। आगे हम लोग जानेंगे कि उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या होता है, उत्तल दर्पण का चित्र कैसे बनाया जाता है, उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है। उत्तल दर्पण है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए, एक चित्र के द्वारा हम लोग उत्तल दर्पण को समझते हैं। देखिए, यहाँ हम लोग एक उत्तल दर्पण बना लिए हैं और इसका परावर्तक सतह, ये वाला भाग जो है, ये परावर्तक सतह है। और ये परावर्तक सतह देखते हैं कि उठा हुआ है और अंदर वाले भाग पर कलई की हुई है, पॉलिश की हुई है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। आगे उत्तल दर्पण का उपयोग जानेंगे। यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का पहला उपयोग है, इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जैसे वाहनों के साइड मिरर में देखते हैं, जो 3 पहिए या 4 पहिए वाले या उससे अधिक पहिए वाले वाहन है, उस वाहन के साइड से दोनों तरफ से एक एक दर्पण दिया जाता है कि पीछे आ रही वस्तुओं को उसमें देख सके और पीछे आ रही वस्तु का उसमें प्रतिबिंब बनता है।
तो इसका उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। दूसरा देखिए, इसका उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के रूप में करते हैं। जहाँ पर सड़क या गली में मोड़ रहता है, वहाँ पर एक तरफ से जा रही वाहन दूसरी तरफ से आती हुई वाहन को नहीं देख पाती है, इसलिए उस मोड़ वाले स्थान पर दोनों तरफ से एक एक उत्तल दर्पण लगा दिए जाते हैं, जिससे एक तरफ से आ रही वाहन चालक को दूसरी तरफ से आने वाले वाहन का पता चल सके। तीसरा है, इसका उपयोग दूरदर्शी यंत्र में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग दूरदर्शी यंत्र में किया जाता है, अर्थात टेलीस्कोप में किया जाता है। दूरदर्शी यंत्र क्या होता है? इससे दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। विस्तार पूर्वक इसे हम लोग 12वीं में पढ़ेंगे। आगे देखिए है उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर। अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल और उत्तल दर्पण में 3 अंतर देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है। पहला है, इसका परावर्तक सतह धंसा रहता है। अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वह धंसा रहता है। जैसे देखिए एक चित्र यहाँ अवतल दर्पण का हम लोग बनाते हैं। देखिए इसका ये वाला भाग जो है ये परावर्तक सतह है और दूसरे भाग में कलई की हुई है। इसका परावर्तक सतह देख रहे हैं कि धंसा हुआ है। पहला अंतर हो जाएगा अवतल दर्पण का, इसका परावर्तक सतह धंसा रहता है, और उत्तल दर्पण का पहला अंतर होगा, इसका परावर्तक सतह उठा रहता है। उत्तल दर्पण का पहला अंतर, इसका परावर्तक सतह उठा रहता है। उसके बाद दूसरा अंतर, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण। तीसरा, इसमें बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वह वास्तविक प्रतिबिंब का भी निर्माण होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब का भी निर्माण होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब केवल काल्पनिक होता है। इस प्रकार से हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर पढ़ लिए। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद को पढ़ेंगे। डिफरेंट टर्म रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। अब देखिए गोलीय दर्पण हम लोग पढ़े हैं 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण से संबंधित जो विभिन्न पद है, इस विभिन्न पद को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में दिखाएंगे हम लोग, दोनों में दर्शाएंगे। विभिन्न पद में जैसे ध्रुव, प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस, फोकस दूरी, लेंस का द्वारक, ये सभी पद गोलीय दर्पण से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर अवतल दर्पण में हम लोग विभिन्न पद को दर्शाते हैं, फिर उत्तल दर्पण में भी विभिन्न पद को दर्शाएंगे। सबसे पहले हम लोग ध्रुव को दिखाएंगे अवतल दर्पण में। ध्रुव क्या होता है? ये गोलीय दर्पण जो यहाँ से यहाँ तक है, इसका जो मध्य बिंदु होगा, इसका जो बीच वाला भाग होगा वही ध्रुव होगा। जैसे बीच वाला बिंदु यहाँ मान लेते हैं हम लोग, ये बीच वाला बिंदु है, इसको ध्रुव कहेंगे। ध्रुव को P से दिखाते हैं, P से सूचित करते हैं। उसके बाद हम लोग अवतल दर्पण में ध्रुव को दर्शा दिए। अब उत्तल दर्पण में ध्रुव को दिखाएंगे। तो उत्तल दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा वह ध्रुव होगा। तो उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु यह ले लेते हैं और यह बिंदु क्या हो गया? ध्रुव हो गया। ध्रुव को P से यहाँ भी दिखा देंगे। अब उसके बाद उसके बाद प्रधान अक्ष को दिखाएंगे। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, इंग्लिश में बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रधान अक्ष क्या होता है? इस गोलीय दर्पण के
ठीक बीचों बीच ध्रुव से होकर एक रेखा गुजरती है जिसे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसे एक्स वाई से सूचित किया जाता है। उत्तल दर्पण में भी हम लोग प्रधान अक्ष को दर्शाएंगे तो इस गोलीय दर्पण के मध्य से होकर ध्रुव से होते हुए एक रेखा खींचेंगे। ये रेखा हो गया प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को हम लोग दर्शा दिए। उसके बाद इसमें वक्रता केंद्र को दर्शाना है, वक्रता केंद्र को दिखाना है। वक्रता केंद्र क्या है? ये खोखला गोला का जो भाग है यहाँ पर और यहाँ पर भी खोखला गोला का एक भाग है। इस पूरे गोला को यदि बना दिया जाए, इस पूरे गोला को यदि बना दिया जाए, इसके अंदर एक केंद्र होगा। वह केंद्र हम लोग मान लेते हैं यहाँ है। इस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। खोखला गोला का जो ये भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं, सी से दिखाते हैं, सी से दर्शाते हैं। और ये उत्तल दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा प्रधान अक्ष की तरफ, क्योंकि इस गोला का केंद्र इधर होगा। ये अंदर की तरफ, सॉरी, परावर्तक सतह के बाहर की तरफ होगा। यहाँ इसका केंद्र ले लेते हैं। ये हो गया वक्रता केंद्र। अब दोनों दर्पण में हम लोग वक्रता केंद्र को दर्शा दिए। वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के बीच में एक बिंदु लेते हैं, इसे फोकस कहते हैं। फोकस को एफ से सूचित किया जाता है, कैपिटल एफ से। अब उत्तल दर्पण में भी हम लोग फोकस को दर्शाएंगे तो फोकस जो है यह दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के मध्य में फोकस होता है। या हम लोग फोकस को दिखा लिए। अब इसमें दो चीज को और दर्शाना है, दो चीज को और सूचित करना है। अब इसमें हम यहाँ देखिए, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक का जो दूरी है, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या। इसे वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, कैपिटल आर से दर्शाया जाता है। यहाँ पर भी ध्रुव से वक्रता केंद्र तक का दूरी लेंगे और यह दूरी हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। अब इसमें वक्रता त्रिज्या को भी दर्शा दिए हम लोग। ये फोकस है और ये ध्रुव है। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस और ध्रुव के ये बीच ये दूरी जो है ये फोकस दूरी हो जाएगा। फोकस और ध्रुव के बीच ये दूरी जो है ये हो जाएगा फोकस दूरी। अब हम लोग यहाँ दर्शा लेंगे फोकस दूरी, इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। फोकस दूरी को हम लोग दर्शा दिए यहाँ पर, फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी। यहाँ भी फोकस दूरी को दर्शाएंगे, फोकस दूरी
स्मॉल एफ से दर्शाएंगे। इस प्रकार से गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद को हम लोग दर्शा दिए। विभिन्न पद, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है, ध्रुव से होकर जाने वाली ये रेखा जो है दर्पण के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष हुआ। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव, इसे P से दर्शाएंगे। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को एक्स वाई से दर्शाएंगे। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को एक्स वाई से सूचित करेंगे। अब ये गोलीय दर्पण जिस गोले का केंद्र है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित करेंगे, C से दर्शाएंगे। उत्तल दर्पण में भी गोले के केंद्र को C से दर्शाए हैं, जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं। आगे हम लोग फोकस दर्शाएंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी जो है उसे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का बिंदु फोकस है, इसे कैपिटल F से दर्शाएंगे। उत्तल दर्पण में भी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच फोकस को दर्शाए हैं, इसे कैपिटल F से सूचित किया जाता है। अब हम लोग वक्रता त्रिज्या को दर्शाएंगे। वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी जो है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल R से सूचित करते हैं। उत्तल दर्पण में भी वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक के बीच का दूरी जो है इसे वक्रता त्रिज्या कहेंगे, जिसे संकेत में कैपिटल R से दर्शाया जाता है। उसके बाद फोकस दूरी को दर्शाएंगे। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी जो है इसे फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। उत्तल दर्पण में भी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। अब सभी को परिभाषित करेंगे। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या। पहला परिभाषा हम लोग ध्रुव का लेते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण का जो ये मध्य बिंदु है, दर्पण का जो ये मध्य बिंदु है, बीच वाला बिंदु है, इसे ध्रुव कहेंगे, इसे P से सूचित किया जाता है। आगे हम लोग दूसरा जानेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। गोलीय दर्पण और ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे प्रायः एक्स वाई से सूचित किया जाता है। अगला हेडिंग हम लोग का वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। अगला देखिए है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे प्रायः R से सूचित किया जाता है। अगला है फोकस। गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे फोकस कहते हैं, इसे कैपिटल F से सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे फोकस कहते हैं, इसे कैपिटल F से सूचित किया जाता है।